आइए अब बेंथम के राज्य संबंधी विचार, कानून संबंधी अवधारणा, संप्रभुता, न्याय आदि सिद्धांतों पर बात करते हैं। बेंथम राज्य की उपयोगितावादी अवधारणा प्रस्तुत करता है और अपने समय में प्रतिपादित दो अवधारणाओं को चुनौती देता है। जो पहली अवधारणा उसके समय में प्रचलित थी वह थी हाब्स, लॉक और रूसो के द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता सिद्धांत, जिसमें यह माना गया कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्यों के बीच होने वाले एक सामाजिक समझौते के द्वारा हुई है। बेंथम सामाजिक समझौते सिद्धांत की यह कहकर आलोचना करता है कि सामाजिक समझौता का जो सिद्धांत है वह एक ऐसी प्राकृतिक अवस्था पर बल देता है जिसमें राज्य था ही नहीं। बेंथम कहता है कि ऐसी कोई भी अवस्था नहीं थी जब राज्य जैसी किसी सत्ता का अभाव रहा है, इसलिए वह सामाजिक समझौता सिद्धांत को सिरे से नकार देता है। वह यह भी मानता है कि मनुष्यों के बीच में आपस में कभी कोई ऐसा समझौता हुआ होगा जिससे सब लोगों ने तय किया होगा कि एक राज्य बनाया जाएगा और फिर एक सरकार बनाई जाएगी और सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन किया जाएगा। ऐसे किसी समझौते की ऐतिहासिकता में बेंथम को थोड़ा भी विश्वास नहीं है। बेंथम मनुष्यों द्वारा राज्य की आज्ञा पालन का जो आधार तय करता है वह आधार उपयोगिता का है और इसी उपयोगिता के आधार पर उसने यह कहा कि मनुष्य राज्य की आज्ञाओं का पालन इसलिए करता है क्योंकि अवज्ञा से उत्पन्न होने वाला जो दुख है वह आज्ञा पालन से मिलने वाले सुख की तुलना में अधिक है। क्योंकि उसने अपने उपयोगितावादी सिद्धांत में पहले ही कहा कि मनुष्य केवल उन कार्यों को करता है जिसमें उसे सुख मिले और उन कार्यों से बचने का प्रयास करता है जिसमें उसे दुख मिले। क्योंकि समाज अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर आधारित है, इसलिए राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन या राज्य की आवश्यकता मनुष्य केवल सुख के आधार पर ही तय करता है। जॉन लॉक ने मनुष्य को विवेकशील बताया, हाब्स ने मनुष्य को लोभी, स्वार्थी और अहंकारी बताया, रूसो ने मनुष्य के स्वभाव को एक नोबल सैवेज कहा। इन तीनों ही बातों को बेंथम ने यह कहते हुए नकार दिया कि मनुष्य के स्वभाव में जो विवेक तत्व है वह भी केवल सुख और दुख के अधीन है। विवेक सुख के अधीन है, यह कहकर बेंथम अपने को लॉक के उदारवाद से बहुत दूर लेकर चला जाता है। उदारवाद का आधार ही मनुष्य का विवेक है, लेकिन मनुष्य को विवेकशील प्राणी न मानकर केवल सुख की तलाश करने वाला प्राणी बताता है बेंथम। और यहाँ वह लॉक से इतनी दूर चला जाता है कि लॉक ने जिन प्राकृतिक अधिकारों की बात कही, जिस प्राकृतिक अवस्था की बात कही और जिस सामाजिक समझौते की बात कही, इन तीनों के आधार के रूप में मनुष्य के विवेक की जो उसने प्रतिष्ठा की, चूंकि मनुष्य को विवेकशील ही नहीं मानता, इसलिए लॉक के संपूर्ण सिद्धांतों से बेंथम असहमति व्यक्त करता है। तो अपने समय के समझौतावादी विचारकों से बिल्कुल विपरीत बेंथम मनुष्य को सुखवादी प्राणी मानते हुए राज्य का आधार केवल और केवल उसकी आज्ञा पालन से उत्पन्न उपयोगिता को मानता है। बेंथम प्लेटो और अरस्तु की तरह राज्य को प्राकृतिक संवास भी नहीं मानता। अरस्तु ने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो राज्य के बिना रह नहीं सकता। मनुष्य को सामाजिक प्राणी मानते हुए भी बेंथम ने राज्य को प्राकृतिक मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि राज्य को प्रकृति ने उत्पन्न नहीं किया है, यह हमारी सामाजिक आवश्यकताओं के फलस्वरूप समय के किसी बिंदु पर उत्पन्न हुआ है और हम इसके साथ इसलिए रहना सीख गए। मानव जाति राज्य के साथ इसलिए रहना सीख गई क्योंकि उसको यह लगा कि राज्य की आज्ञाओं का पालन करने से उसके सुखों में वृद्धि होगी और दुखों में कमी होगी। बेंथम के समय जो समानतावादी आंदोलन हुए, जिसमें मनुष्यों को इसलिए आपस में समान बताया गया क्योंकि सब के सब एक ही ईश्वर के द्वारा निर्मित हैं, बेंथम ने यह भी मानने से इनकार कर दिया। कहा कि सभी मनुष्य केवल इस आधार पर समान हो सकते हैं क्योंकि सभी एक समान सुख की इच्छा करते हैं और सभी एक समान दुखों से बचना चाहते हैं। बेंथम वस्तुतः अपने समय के काल में उदारवाद के लगभग सभी सिद्धांतों का, मैं लगभग सभी सिद्धांतों का कह रहा हूं, उसने उपयोगितावादी तरीके से उसे एक नई दिशा और दशा देता है।
बेंथम जब अधिकारों की बात करता है तो उसने उदारवाद द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अधिकार जो कि मनुष्य के विवेक के ऊपर ही खड़े हैं उसका भी खंडन करता है। उसने कहा प्राकृतिक अधिकार एक मूर्खतापूर्ण बकवास है। प्राकृतिक अधिकार एक ऐसी अवस्था के अधिकार है जब राज्य था ही नहीं, वह विवेक द्वारा पोषित है और विवेक के द्वारा ही उसे परिभाषित किया जाता है। चूंकि मनुष्य विवेकवादी प्राणी नहीं है, वह सुखवादी प्राणी है, इसलिए प्राकृतिक अधिकारों का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। उसने कहा अधिकारों की उपयोगितावादी अवधारणा प्रस्तुत करते हुए कहा कि अधिकार मानव जीवन के वे सुखमय नियम हैं जिसे कानून के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। अधिकारों की व्याख्या करते हुए उसने कहा कि अधिकार मनुष्य के लिए वे आवश्यक दशाएं हैं जिसे वह अपने सुख के लिए उचित मानता है। अधिकारों का प्रयोग करके मनुष्य अपने सुखों को प्राप्त कर सकता है और अपने को दुखों से बचा सकता है। अधिकारों की उपयोगितावादी अवधारणा प्रस्तुत करके बेंथम उदारवाद के मूल स्तंभ पर चोट करता है, क्योंकि उदारवाद इन्हीं अधिकारों की पृष्ठभूमि पर, इन्हीं अधिकारों के धरातल पर खड़ा था। इन्हीं अधिकारों की मांग उसने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के रूप में की थी। बेंथम यद्यपि फ्रांसीसी क्रांति का विरोधी नहीं है, लेकिन अधिकारों की इस उदारवादी व्याख्या से अपने को दूर कर लेता है और कहता है कि अधिकार प्रकृति ने नहीं दिए हैं। मनुष्य अधिकारों के साथ उत्पन्न नहीं होता, बल्कि अधिकार उसे समाज में प्राप्त होते हैं और समाज में अधिकार सुखमय जीवन के नियम हैं जिसे वह अपने सुख के लिए लागू करता है, सुख के लिए प्राप्त करता है और ये अधिकार उसे अपने दुखों से बचाते हैं। बेंथम कानून की भी उपयोगितावादी अवधारणा प्रस्तुत करता है। बेंथम ने प्राकृतिक कानूनों को मानने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया। जिन जिन धरातलों पर पूरा उदारवाद खड़ा है उन सारे धरातलों पर बेंथम एक एक करके प्रहार करता है। पहले उसने विवेक पर प्रहार किया, फिर प्राकृतिक अधिकारों पर प्रहार किया, फिर अब वह प्राकृतिक कानूनों की धज्जियां उड़ाएगा। बेंथम ये कहता है कि जो प्राकृतिक कानून है वह प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हैं, प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन प्रकृति की व्याख्या हर व्यक्ति अपने अपने सुखों के अनुसार अलग अलग तरीके से करता है। इसलिए प्रकृति नाम का कोई ठोस तत्व या प्रकृति नाम की कोई स्थापित सत्ता मानव समाज में नहीं रह सकती। इसी प्राकृतिक कानून के आधार पर राजाओं के दैवी अधिकार सिद्धांत का मनुष्यों के प्राकृतिक अधिकार का समर्थन किया गया था। इसलिए बेंथम प्राकृतिक कानून का विरोध करता है। कहता है कानून केवल एक ही हो सकता है जो मानव समाज को सुख की दिशा में ले चले और उसे दुखों से बचाए, और यह केवल किसी स्थापित सत्ता अर्थात राज्य या सरकार के द्वारा ही बनाई जा सकती है। यदि कोई कानून राज्य या सरकार के द्वारा बनाया गया नहीं है, ऐसा कोई कानून जो सामाजिक सुखों में वृद्धि नहीं करता, तो बेंथम उसे मानने से इनकार करता है। कानून की व्याख्या करते हुए कहता है कि समाज को यह प्रतीत होना चाहिए, यह मालूम होना चाहिए कि यह जो कानून बनाया गया है इसे किसने बनाया है, किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, यह हमारे सुखों को कहाँ तक बढ़ाएगा, यह हमें दुखों से कहाँ तक बचाएगा। बेंथम एक्विनास, लाक और उसके पहले अरस्तु द्वारा पोषित प्राकृतिक कानूनों की व्यवस्था से अपने को पूरी तरीके से अलग कर लेता है। वस्तुतः प्राकृतिक कानून जिस पर उदारवाद का पूरा स्तंभ खड़ा है, बेंथम अपने को वहां से बिल्कुल अलग कर लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि उपयोगितावाद उदारवाद का अगला चरण है। स्थापित सरकार के द्वारा कानूनों को बनाने की बात करके बेंथम वस्तुतः इंग्लैंड के तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का एक प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। बेंथम के समय में संसद, ब्रिटिश पार्लियामेंट आकार ले चुकी थी। हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अधिकार और कार्य लगभग निर्धारित हो चले थे। ऐसे में प्राकृतिक कानूनों का अस्तित्व ब्रिटेन में लगभग सामाजिक रूप से समाप्त हो चुका था। क्योंकि 100 साल पहले हुआ है बेंथम के, उस समय प्राकृतिक कानूनों की बात थी। लेकिन जब ब्रिटिश पार्लियामेंट स्थापित हो गई तो कानून केवल वही होगा जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट बनाएगी। ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानूनों के अतिरिक्त अन्य कोई भी कानून सामाजिक रूप से मान्य नहीं होंगे। बेंथम इसी सूत्र को लेकर आगे बढ़ा और उसने अपने तत्कालीन दशाओं से प्रेरित होकर यह कहा कि कानून केवल वही होगा जिसे संसद बनाए, जिसे सरकार बनाए। बेंथम कानून के 4 लक्ष्य बताता है। एक आजीविका, सुरक्षा, पर्याप्तता और समानता। यह इसी क्रम में कानून की प्राथमिकता भी है। कानून का जो पहला लक्ष्य होना चाहिए अर्थात
वह एक प्रकार से इशारा करता है संसद को कि वह भविष्य में जो भी कानून बनाए उसका पहला लक्ष्य होना चाहिए वह सभी लोगों की आजीविका सुनिश्चित कर सके। दूसरा, समानता। समानता को उसने दूसरे स्थान पर रखा है। समानता से पहले भी बेंथम सुरक्षा और पर्याप्तता की बात करता है। वस्तुतः बेंथम के समय में इंग्लैंड के समाज में सामाजिक सुरक्षा का जो भय था, इसलिए उसने कहा कि राज्य जब भी कोई कानून बनाए तो सुरक्षा की दृष्टि से बनाए। सुरक्षा की व्याख्या करते हुए उसने कहा कि जीवन के सुखों में सुरक्षात्मक वृद्धि की जाए और दुखों से मनुष्यों को अधिक से अधिक दूर ले जाया जाए। तीसरी प्राथमिकता जो उसने कानून की बताई वह बताई पर्याप्तता। सभी को पर्याप्त रूप से मिले और सभी को इतना मिले कि सभी सुख की साधना कर सकें। और अंत में उसने रखा कानून के लक्ष्य के रूप में समानता को। समानता उपयोगितावाद का कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन ध्यान रहे उदारवाद इसी समानता के सिद्धांत पर खड़ा है। यहां भी बेंथम अपने को उदारवाद से बहुत दूर ले जाता है। उसके लिए समानता अंतिम लक्ष्य है और उदारवाद के लिए समानता प्रथम लक्ष्य है। समानता के ही आधार पर फ्रांस में क्रांति हुई थी और इस समानता से बेंथम अपने को दूर ले जाता है। कहता है कानून का अंतिम लक्ष्य है समानता, अर्थात कानून की जो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए वह है आजीविका, दूसरा सुरक्षा, तीसरा पर्याप्तता और चौथा समानता। बेंथम कानून निर्माण करने वाली संस्था को ही संप्रभु मानता है और कानून निर्माण की संस्था एकमात्र है ब्रिटिश पार्लियामेंट, अर्थात जनता के चुने हुए प्रतिनिधि एक स्थान पर एकत्र होकर जनता के सुखों के लिए कानून बनाएं और वह जो कानून बनाए वह कानून समाज में पूरी तरीके से लागू हो, कोई उसका विरोध न करे। लेकिन कानून के भी अपने आप में कुछ कर्तव्य हैं जिसकी व्याख्या उसने पहले की है कि कानून आजीविका, सुरक्षा, पर्याप्तता और समानता के लक्ष्यों को ही ध्यान में रखकर चलेगा। बेंथम संप्रभुता संपन्न निकाय के रूप में संसद को प्रतिष्ठित करता है। कहता है कि राज्य एक अमूर्त चीज है, लेकिन इस अमूर्त तत्व का जो प्रकटीकरण है वह सरकार के रूप में होता है और सरकार का जो सबसे बड़ा काम है वह है कानूनों का निर्माण करना। अतः जो संस्था कानून बनाती है वही संप्रभु है, उसे ही जनता चुनती है, वह जनता का प्रतिनिधिक निकाय है, जनता उसके कार्यों का मूल्यांकन करती है। इसलिए संप्रभुता संपन्न निकाय जो है वह है व्यवस्थापिका। बेंथम कानूनों का लक्ष्य स्वतंत्रता कभी नहीं मानता। बेंथम कहता है कानून का लक्ष्य अधिकतम स्वतंत्रता नहीं है, अधिकतम सुख है और अधिकतम सुख के लिए कानून को जो कार्य भी करने हैं, जो कार्य करने चाहिए वह सब करना उसकी परिधि में आता है। उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। संप्रभुता को भी अनिर्बाध शक्ति मिली हुई थी, अनिर्बाध सत्ता के रूप में उसे परिभाषित किया गया था। बेंथम भी कहता है कानून के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। वस्तुतः यह वह समय है जब ब्रिटेन में रूल ऑफ लॉ प्रतिष्ठित होना चाह रहा था, जिसको आगे चलकर डाइसी ने स्थापित किया था। बेंथम अपने समकालीन कानूनों में बहुत सारे सुधार भी प्रस्तावित करता है। बेंथम ने जो पहला सुझाव दिया वह हाउस ऑफ कॉमन्स का प्रतिवर्ष चुनाव करने के संदर्भ में था। उसने कहा जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन प्रतिवर्ष होना चाहिए, जिससे कि वह अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक बने रहें। इससे जनता भी जागरूक रहेगी और वह अपने जनप्रतिनिधियों का मूल्यांकन करेगी और यदि उनका जनप्रतिनिधि उचित कार्य करता है तो वह पुनः निर्वाचित होगा, अन्यथा उसे बाहर जाना पड़ेगा। बेंथम निर्वाचन की बात करते हुए कहता है कि सभी वयस्क पुरुषों को मत देने का अधिकार मिलना चाहिए। बेंथम स्त्री मताधिकार का समर्थक नहीं है। बेंथम कहता है पुरुषों को मतदान का अधिकार है, स्त्रियों को नहीं। मैंने पहले कहा था कि समानता बेंथम का लक्ष्य नहीं है, इसलिए उसने कहीं भी स्त्री पुरुष समानता की बात नहीं की। उसने कहा पुरुषों को मत देने का अधिकार है। ठीक इसी प्रकार बेंथम लाड़ सभा को भी समाप्त करना चाहता है। उसे कुलीन, तंत्रात्मक और अभिजात्य वर्गीय मानता है। यह भी कहता है कि लाड़ सभा के सदस्य कानून निर्माण की प्रक्रिया में कुछ विशेष अवधारणाओं से प्रेरित होकर मतदान करते हैं या कुछ विशेष कानूनों का पोषण करते हैं। वह अपने लिए कुछ विशिष्ट अधिकार चाहते हैं, इसलिए ऐसी सत्ता नहीं होनी चाहिए जो विशेष अधिकारों पर आधारित है। वस्तुतः समय के जिस बिंदु पर बेंथम खड़ा है, बेंथम समानता की बात तो करता है, लेकिन संस्थाओं के रूप में, समाज के रूप में नहीं।
संस्थाओं की समानता के कारण ही बेंथम इंग्लैंड में राजतंत्र का विरोध करता है और कहता है कि राजतंत्र के स्थान पर ब्रिटेन में गणतंत्रात्मक शासन होना चाहिए, अर्थात राजाओं का जो शासन है वह समाप्त हो और उसके स्थान पर एक ऐसी सर्वोच्च सत्ता की स्थापना की जाए जो जनता के द्वारा चुनी जाए, जनता के प्रति उत्तरदायी हो, जिसे जनता मूल्यांकित कर सके और यदि वह अपना उत्तम कार्य कर रही हो तो उसे पुनः स्थापित किया जाए, अन्यथा उसे बाहर कर दिया जाए। बेंथम कानून निर्माण करने वालों पर एक प्रतिबंध जरूर लगाता है। बेंथम कहता है कि यदि जनता का विशाल समुदाय किसी कानून का विरोध करता है तो शासकों की यह जिम्मेदारी है, उनका यह दायित्व है कि वह ऐसे कानूनों का निर्माण न करें। अर्थात जनता के द्वारा शासकों को सीमित करने का यह उपयोगितावादी सूत्र बेंथम तलाशता है और यह अधिकार भी देता है कि यदि शासन की अवज्ञा करनी पड़े तो वह कर सकती है। वस्तुतः शासन की अवज्ञा करने का आधार बेंथम यह तलाशता है कि यदि कभी ऐसा कोई प्रकरण आए, ऐसा अवसर आए जब जनता के अधिकतम भाग को यह लगे कि कानून की अवज्ञा करने से सुखों में वृद्धि होगी और कानून का पालन करने से दुखों में वृद्धि होगी, तो केवल इसी बिंदु पर बेंथम अधिकार देता है कि वह कानूनों का पालन न करे, अर्थात स्थापित सत्ता की बातों को न माने। स्पष्ट रूप से बेंथम जनता को विद्रोह के लिए प्रेरित नहीं करता और न विद्रोह का कोई आधार और अधिकार तैयार करता है, लेकिन इतना अवश्य कहता है यदि कभी जनता के अधिकतम भाग को यह लगे, चूंकि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करता है, यदि समाज के अधिकतम व्यक्तियों को यह लगे कि कानून को न मानने से उनके सुखों में वृद्धि होगी और कानून का पालन करने से उनके दुख बढ़ जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में वह कानूनों का विरोध करें, उन कानूनों को न माने, अर्थात सत्ता और सरकार पर दबाव डालें कि वह ऐसे कानूनों को न बनाएं जिसे बनाने से जनता के सुख कम होंगे या उनके दुख बढ़ जाएंगे। बेंथम अपने तत्कालीन न्याय व्यवस्था में भी सुधार का कुछ सूत्र प्रस्तुत करता है। बेंथम अपने समय के न्यायाधीशों की आलोचना करते हुए कहता है कि ये जो न्याय करने वाले न्यायाधीश हैं ये अपराधियों से भी बड़े अपराधी हैं। न्यायाधीशों को वो जजेज एंड कंपनी कहकर पुकारता है और कहता है कि जो वकील हैं वह भी इस पूरे अन्याय और अराजकता में शामिल हैं। वह जेलों में सुधार का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपनी एक संकल्पना बताता है कि एक पैनाप्टिकॉन नामक जेल होगा जिसे बंदी सुधार गृह नाम से जाना जाएगा। वहां सभी बंदियों को रखा जाएगा और बंदियों को रखते समय उनसे काम कराया जाएगा, उनके व्यक्तित्व का परिमार्जन किया जाएगा जिससे कि उनमें अपराध और आपराधिक कृत्यों के प्रति एक नफरत का भाव हो और वे सुधर जाएं। वस्तुतः बेंथम अपराधियों के सुधारने पर बल देता है। वह कहता है कि यदि अपराधी को दंड भी दिया जाए तो वह दंड ऐसा होना चाहिए कि जिससे समाज के अन्य लोगों को यह सबक मिले कि मुझे ऐसा अपराध नहीं करना है, साथ ही उस अपराधी को भी यह लगे कि उसने जो गंदा कृत्य किया है उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। इसलिए इस प्रकार से अपराधी उन व्यक्तियों के लिए एक सबक बन जाएगा जो अपराध करने का विचार मन में पाल रहे हैं। बेंथम दंड की निवर्तक प्रथा का समर्थन करता है और साथ ही अपराधी के चारित्रिक निर्माण और सुधार पर भी बल देता है। बेंथम ने अपने समय में कानून में सुधार के इतने सूत्र प्रस्तुत किए कि ऐसा माना जाता है कि बेंथम के समय में और बेंथम के बाद लगभग 100 सालों तक इंग्लैंड में जितने भी कानून संबंधी सुधार हुए उन सब पर बेंथम का कोई न कोई प्रभाव अवश्य था। वस्तुतः बेंथम की जो उपयोगितावादी अवधारणा है या बेंथम ने उपयोगितावाद के रूप में जिस विचारधारा का आधुनिक काल में प्रतिपादन किया वह विचारधारा उदारवाद के साथ साथ चलते हुए भी उदारवाद से काफ़ी दूर है। बेंथम की आलोचना करते हुए बहुत सारे लेखकों ने अपनी कलम चलाई है और उसमें सबसे बड़ी आलोचना बेंथम के उपयोगितावाद को ही लेकर की जाती है कि बेंथम ने कहा कि यदि सुख की मात्रा समान है तो कविता पाठ करना और पुष्पिन खेलना दोनों एक बराबर हैं।
इसकी कार्लाइल ने सबसे बड़ी आलोचना की और कहा कि यह तो एक पिग फिलॉसफी है, सुअरों का दर्शन है। जैसे सुअर को यह नहीं पता कि गंदगी खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, उसको वही खाद्य पदार्थ लगता है, ठीक इसी बात को मनुष्यों के ऊपर लागू कर दिया जाए तो वह केवल अपने सुख की साधना में ही व्यस्त रहें, उन्हें समाज से कोई मतलब नहीं है। वस्तुतः बेंथम अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करता है, वह एक एक व्यक्ति के सुख की बात नहीं करता। आगे चलकर मिल ने बेंथम के उपयुक्ततावाद में सुधार किया और कहा कि एक संतुष्ट सुअर की तुलना में एक असंतुष्ट मनुष्य बेहतर है और एक संतुष्ट मूर्ख की तुलना में असंतुष्ट सुकरात होना अच्छा है। इन सारी आलोचनाओं के बाद भी बेंथम ने योगदान क्या किया? बेंथम ने योगदान जो सबसे बड़ा किया वह था अपने को उदारवादी छवि से बाहर करना और इंग्लैंड की तत्कालीन परिस्थितियों में एक ऐसा दर्शन प्रस्तुत करना, एक ऐसी विचारधारा प्रस्तुत करना जो इंग्लैंड की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशाओं के अनुकूल हो। पूंजीवाद शिखर पर था, मजदूर वर्ग पीड़ित था, पूंजीपति धन कमाने की इच्छा रखता था, अतः एक ऐसा दर्शन प्रस्तुत करना उसका लक्ष्य था जिसमें पूंजीपति और मजदूर, शासक और शासित दोनों अपने अपने सुख की साधना कर सकें। इसलिए उसने कहा कि व्यक्ति एक सुखवादी प्राणी है और मनुष्य को सुखवादी प्राणी मानना आज इसलिए बेहतर है कि आज के समाज में भी हर आदमी अपने सुखों की साधना में ही व्यस्त है। उसे स्वयं को दुखों से बचाना और सुखों के करीब ले जाना अच्छा लगता है और वस्तुतः मनुष्य का मूल स्वभाव भी यही है। मनुष्य को विवेकवादी प्राणी कहा जाए या सुखवादी प्राणी कहा जाए, ऐसा लगता है कि सुख विवेक के ऊपर भारी पड़ता जा रहा है, इसलिए ही आज का जो आधुनिक समाज है वह अराजकता की ओर बढ़ रहा है। बेंथम अपने समय में सही था और आज भी सही है।